अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन ब्रिक्स के आगे डरा हुआ लग रहा है और शायद यही वजह है कि ब्रिक्स देशों पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया है। और इन टैरिफ्स की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि खास करके जो ब्रिक्स देश हैं उन पर टैरिफ ज्यादा लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। सबसे पहले अगर बात करें, भारत पर 25% टैरिफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया। ब्राजील पर एक ही साथ 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया था। चीन से लगातार अमेरिका की बातचीत जारी है, लेकिन चीन पर भी टैरिफ 30% इंपोज किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इसके अलावा साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका पर भी 30% टैरिफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया था। ब्रिक्स में अगर तमाम देशों की बात करें तो रशिया पर ऑलरेडी यूएस की तरफ से कई सारे सैंक्शंस लगाए गए थे और बाकी के भी देशों पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसी वजह से सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए गए और उसमें भारत और साथ ही ब्राजील जो है वो टॉप पर है टैरिफ जिस तरह से लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो ब्रिक्स पर ज्यादा टैरिफ लगाने के बाद शायद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को लगा हो कि ये देश जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, ब्रिक्स बिखर जाएगा, लेकिन इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की वजह से ब्रिक्स और ज्यादा मजबूत हो रहा है ऐसा लग रहा है। और अमेरिका की ही चाल उल्टी पड़ गई है ये भी दिख रहा है, क्योंकि ब्रिक्स देश जो हैं वो न सिर्फ मजबूती के साथ एक साथ दिख रहे हैं बल्कि इस रिश्ते को, व्यापार को, साझेदारी को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। कैसे ये समझिए। और खास करके इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत का रोल भी आपको अलग दिखेगा। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से आज ही बात की है, साझेदारी और मजबूत करने पर बात की गई और राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आने का न्योता भी दे दिया है। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला द सिल्वा से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई थी। लूला द सिल्वा ने मोदी को कॉल किया था, उस पर बातचीत की गई। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूएई के किंग से मुलाकात की, मॉस्को में मुलाकात हुई। इसके अलावा खुद चीन ने कहा कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है, एससीओ समिट में प्रधानमंत्री शामिल हों ऐसी उम्मीद चीन कर रहा है। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से उनसे पुतिन ने भी बात की है। यानी ब्रिक्स के तमाम देश जो हैं वो एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के जरिए ब्रिक्स को बिखेरना चाहते थे, अलग अलग करना चाहते थे। उनको लगा कि अलग थलग पड़ जाएंगे देश, आपसी साझेदारी तोड़ देंगे और टैरिफ से डर कर वो यूएस की तरफ वापस भागेंगे। लेकिन ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर की ताकत को चुनौती दे रहा है, ऐसा डर डोनाल्ड ट्रंप को था। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या ब्रिक्स बना रहा है, ऐसे उनके जहन में संशय थे, जिसमें अमेरिका का कंट्रोल क्या कम हो जाएगा। लेकिन ये फैसला जो है डोनाल्ड ट्रंप का वो उल्टा पड़ गया है। ब्रिक्स देश और करीब आ रहे हैं और मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अहम रोल इंडिया का भी दिख रहा है। खास करके ये कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका ने, यूएस ने सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया, जिससे खुद अमेरिका का ही नुकसान तो नहीं होगा आने वाले वक्त में, ये कहा जा रहा है। खास करके पहली बार अमेरिका ने ब्रिक्स को कम आका, ये माना अमेरिका ने कि शायद ये कमजोर ग्रुप है जो बिखर जाएगा टैरिफ के बाद, लेकिन ये देश और मजबूती से एक साथ आ रहे हैं। ट्रंप सोच रहे थे कि इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। डी डॉलराइजेशन का जो एक मुद्दा रहा उस पर ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश ट्रंप ने की, लेकिन अब ब्रिक्स 11 देशों तक पहुंच चुका है, विस्तार इसका हो रहा है और अपनी करेंसी में, ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश जो है वो लगातार अब शुरू कर दी गई है। टैरिफ्स ने ब्रिक्स देशों को और एक साथ मजबूत कर दिया है, एकजुट कर दिया है, ये भी दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश थी उसका नुकसान अमेरिका को कैसे होगा ये समझिए। टैरिफ से अमेरिका में ही इंपोर्टेड सामान महंगा होगा, ये तो क्लियर है। जो भी सामान दूसरे देशों से मंगाए जा रहे थे उनको अब अमेरिकी सिटीजन्स को ही ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। कंपनियों को नुकसान होगा, ग्राहकों को भी नुकसान होगा, एक्सपोर्टर को भी यकीनन चैलेंज देखना पड़ेगा, लेकिन अमेरिकन सिटीजन्स भी इसका नुकसान उठाएंगे। 100% टैरिफ थ्रेट से यूएस जीडीपी को 432 बिलियन कम हो सकता है जीडीपी में, यह नुकसान जीडीपी को हो सकता है, ये कहा जा रहा है। और खास करके महंगाई दर जो है वो 1.6% बढ़ सकती है, लगभग 3% के करीब इन्फ्लेशन है वहां, वो 4 के पार हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। यानी कि महंगाई का जो नुकसान है वो आम लोगों को होगा। इसके अलावा टैरिफ से ब्रिक्स लीडर्स मोदी, पुतिन, लूला द सिल्वा और शी जिनपिंग एक साथ आते दिख रहे हैं और सीएमओ एक साथ दिख जाएं तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। इसके अलावा ब्राजील ने WTO में कंसल्टेशन रिक्वेस्ट की है। लूला द सिल्वा बहुत आक्रामक हैं इस पूरे मुद्दे पर, यह भी दिख रहा है कि सभी मिलकर ट्रेड वॉर के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं। ब्रिक्स देश तो ट्रंप के खिलाफ एकजुटता दिखा रहे हैं, भले पश्चिमी देशों ने यह साहस न दिखाया हो। जो काम शायद पश्चिम का था, यूरोपियन यूनियन का था,
वो काम अब जो है वो ग्लोबल साउथ के साथ साथ ये डेवलपिंग नेशंस कर रहे हैं। टैरिफ से सप्लाई चेन जो है वो साफ तौर पर बिगड़ रही है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो स्लो डाउन हो सकती है, एक ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स देश जो हैं अब एशिया में, अफ्रीका में अपने नए बाजार तलाश रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट के अलावा अपनी मार्केट पर भी दिखाने की कोशिश, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसमें ये ब्रिक्स देश कामयाब हो गए तो ब्रिक्स देश जो हैं वो अमेरिका को एक तरह से अलग थलग कर सकते हैं। इस तरह से भी एक प्लानिंग दिख रही है व्यापार को लेकर धीरे धीरे जैसे देश बढ़ रहे हैं। ट्रंप का सबसे बड़ा मकसद था ब्रिक्स देशों को तोड़ना, अलग अलग कर देना, लेकिन उल्टा जो ये ग्रुप है और ज्यादा मजबूत हो गया है और ज्यादा एक साथ आकर ये देश जो हैं वो नजदीकी से अब काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा इशू आपने भी देखा होगा कि रूस और चीन करीब आ गए हैं। इंडिया ने चाइना से अपने जो रिश्ते खराब हुए थे उनको भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। इंडिया जैसे अमेरिकी दोस्त भी ब्रिक्स में सक्रिय हैं। भारत अमेरिका का बड़ा साझेदार देश था बाइडेन के टाइम और इवन ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी ये दोस्ती आगे बढ़ी थी। कई सारी डिफरेंस डील हुई थी। व्यापार को लेकर दोनों देश 2030 तक का टारगेट देख रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि भारत अपने ही मार्केट में विस्तार को लेकर अब आगे बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका की दोस्ती जो है उसमें दरार दिख रही है। ट्रंप ने भारत के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही और दोहराया भी, कहा सैंक्शन भी आगे और बढ़ सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी सक्रिय हो गए हैं। अपने खास दूत अजीत डोभाल को उन्होंने अपने ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन के पास पहुंचाया। रूस को दरअसल रूस पहुंचे हैं अजीत डोभाल, ये समझिए। टैरिफ के बाद पीएम मोदी का एक्शन कैसे दिखाई समझिए। अजीत डोभाल क्रेमलिन गए। मॉस्को में उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, पीएम मोदी का संदेश पहुंचाया। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई। ट्रंप कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल मत लीजिए। मोदी ने अपना दूत भेज दिया डोभाल के तौर पर मॉस्को, और वहां बात हुई कि रिश्ते और बेहतर कैसे किए जाए, रणनीतिक साझेदारी को और कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर बात हुई। और उधर अभी डोभाल पुतिन से मिलकर आए। इधर प्रधानमंत्री ने पुतिन से बात भी कर ली फोन पर। पुतिन को इनवाइट किया इंडिया में, जो साल के आखिर तक उनका दौरा है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने यहां जिक्र किया। ये मुलाकात भी लेकिन खास करके ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका ने 50% टैरिफ का ऐलान किया। यह माना जा रहा है कि भारत और रूस की साझेदारी और मजबूत होने से अमेरिका का जो दबाव डालने का प्रयास है वो काफी हद तक खत्म होगा और अमेरिका इस बात का एहसास करेगा। That we have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these relationships, these high-level engagements have contributed very substantially. तो ट्रंप ने 50% टैरिफ इंपोज कर दिया, थोप दिया। इनमें से 25% टैरिफ तो लागू भी हो चुका है। इसे एक आपदा के तौर पर कुछ अर्थशास्त्री देख रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी आपदा को अवसर बनाना चाहते हैं। ऐसे में माना जा रहा कि भारत के लिए अहम साबित हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कुछ थियरीज है, कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं और समझेंगे आप कि किस तरह से आपदा में अवसर की तलाश जो है वो दिख रही है। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को लेकर अगर कुछ चेंजेस किए जाएं तो घरेलू इकोनॉमी पर फोकस करके खपत बढ़ाने की जरूरत जो है वो महसूस होती है। इससे स्वदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन अगर मिलता है तो रोजगार सृजन भी होगा और अपनी मार्केट के लिए भी हम एक तरह से एक बड़ा काम कर पाएंगे। स्वदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन और रोजगार सृजन का एक मौका जो है यहां पर दिख रहा है आपदा में अवसर के तौर पर। कच्चे माल के आयात शुल्क को तार्किक बनाने की जरूरत भी महसूस होती है। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की लागत जो है वो कम होगी और लोगों को कम कीमत में सामान अपने मार्केट में मिल पाएगी। इसके अलावा पिछले बजट में जो घोषित की गई थी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, उस पर जल्द से जल्द अगर सरकार अमल करती है, अफसरशाही अमल करती है, तो भी इसका फायदा, इसका लाभ जो है वो स्थानीय स्तर पर भी मिलेगा और उसका फायदा अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। इसके अलावा पर्यटन सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रोत्साहन किया स्कोप जो है वो काफी दिखता है और इससे विदेशी मुद्रा की कमाई होगी। विदेशों से अगर पर्यटक आएंगे और साथ ही लोकल लेवल पर रोजगार का सृजन जो है वो और बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा लोकल लेवल पर और विदेशी मुद्रा भी भारत में आएगी अगर भारत इसका प्रचार प्रसार और ज्यादा कर लेता है, क्योंकि स्कोप बहुत है। इसके साथ ही एसएमई को लेकर भी कुछ पॉलिसीज जो हैं वो दिख सकती हैं आने वाले वक्त में। भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से इसको लेकर भी मदद दी जा सकती है। भारत अमेरिका के बाजार में $1.3 के लेदर आइटम्स का भी दरअसल एक्सपोर्ट करता है
और एसएमई में टेक्सटाइल है, लेदर आइटम, ऐसे सेक्टर्स में एसएमई की संख्या जो है वो ज्यादा दिखती है। लेदर आइटम और लेदर एक्सपोर्ट जो है वो 1.3 अरब डॉलर का इंडिया का यूएस को है। ऐसे में इसको लेकर भी भारत आगे कदम बढ़ा सकता है। अपने घरेलू मार्केट को और मजबूत करेगा। भारत विस्तार कर रहा है, अपने रणनीतिक साझेदार नए तलाश रहा है और इसी तरह से जैसे आपने देखा यूके से हमारा एफटीए हुआ, इसी तरह से और देशों से भी भारत ट्रेड एग्रीमेंट करके व्यापारिक साझेदारी को और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एक समिट में पहुंचे, टैरिफ ट्रेड समेत कई मुद्दों पर बात की और वहां उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और हमेशा आपदा को अवसर में भारत ने बदला है। आज भी भारत की तरफ दुनिया देख रही है, हमारे साथ काम करना चाहती है दुनिया, पूरी दुनिया ये चाहती है कि भारत के साथ इसका पहलू जुड़े। पूरी दुनिया ये जानती है कि ग्लोबल ग्रोथ में 16% योगदान जो है वो भारत का है और हमारा शेयर मार्केट, करेंसी, विदेशी मुद्रा, साथ ही ये भंडार तेजी से बढ़ रहा है विदेशी मुद्रा का। तो यानी कि ये भी जिक्र किया गया कि भारत का भविष्य जो है वो उज्जवल है, ये पीयूष गोयल ने कहा। और सबसे खास बात इसमें जो रही वो आपदा में अवसर वाली बात रही, जो यहाँ पर जिक्र सामने आया। G20 के पूर्व शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की तरफ से जो कहा गया ट्वीट में वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा मौका जो है वो एक जनरेशन में आता है, जनरेशनल चांस है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने हमें सुधारों की अगली लंबी छलांग लगाने के लिए पीढ़ी में एक बार वाला अवसर उपलब्ध करा दिया है, जिसका पूरी तरह से इस्तेमाल जरूरी है। कहा संकट का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस पर इतिहास याद करिए, 65 की जंग चल रही थी, भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। उसी वक्त अमेरिका ने कहा कि हम आपको गेहूं की सप्लाई रोक देंगे, आप युद्ध रोकिए। भारत ने झुकने से मना कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। सिर्फ भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया ही नहीं, बल्कि उसी दौर से भारत ने हरित क्रांति की शुरुआत कर दी। अनाज के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम वहीं से बढ़ाने लगा जहां अमेरिका ने धमकी दी थी। अब एक बार फिर से ऐसा मौका है जहां अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिका एक तरफ से धमकाने की कोशिश कर रहा है और उसी को कहा जा रहा है कि एक जनरेशनल मौका है जो बार बार नहीं आएगा। इस संकट का इस्तेमाल पूरी तरह से होना चाहिए। आपदा में अवसर का जिक्र जो है वो बड़े बिजनेसमैन भी कैसे कर रहे हैं ये समझते हैं। उद्योग जगत के दिग्गज भी कह रहे हैं कि आपदा में अवसर है। कैसे समझिए, हर्ष गोयनका बड़े उद्योगपति, उन्होंने कहा कि आप हमारे निर्यात पर टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन हमारी संप्रभुता पर आप कोई टैरिफ नहीं लगा सकते। जितना आपका टैरिफ बढ़ेगा उतनी हमारी प्रतिबद्धता बढ़ेगी, ये कह रहे हैं हर्ष गोयनका। का हम अच्छे विकल्प तलाशेंगे और साथ ही आत्मनिर्भर बनेंगे। भारत किसी के आगे झुकता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1965 में भी इसी तरह की कोशिश हुई थी और भारत झुका नहीं, भारत ने जवाब दिया। इसी तरह से आनंद महिंद्रा उद्योगपति, एक और बड़े उद्योगपति, उन्होंने भी कहा जिस तरह से 91 के विदेशी मुद्रा संकट ने, उस आपदा ने भारत को उदारीकरण की ओर धकेला। एलपीजी भारत ने उसी समय शुरू किया। कहा वैसे ही आज की वैश्विक उथल पुथल जो है वो भारत के लिए एक बड़ा मौका बन सकती है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या हम टैरिफ के इस मंथन से अपने लिए अमृत निकाल सकते हैं। ये बड़ा मुद्दा आनंद महिंद्रा की तरफ से उठाया गया है। क्या है अमृत मंथन, ये भी समझिए। ये अमृत मंथन जो है ये आप समझेंगे कई पहलुओं को लेकर है। पहला कदम ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्रांतिकारी सुधार की जरूरत। ये सुधार सिंगल विंडो सिस्टम से लेकर मजबूत सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बने ताकि उद्योगपतियों को आसानी हो। चीन से पहले पीएम मोदी जापान का दौरा करेंगे, ये भी दिख रहा है। जो पुराने हमारे साझेदार हैं उनको भी एक साथ लाने की कोशिश यहां भारत की तरफ से की जा रही है। दूसरा कदम, पर्यटन को विदेशी मुद्रा का इंजन बनाने की जरूरत, जिसका जिक्र हमने किया कि इसमें स्कोप बहुत है, विस्तार बहुत है। भारत में डाइवर्सिटी बहुत है, इतिहास से लेकर भविष्य, ज्योग्राफी, हर चीज को देखने के लिए दुनिया आ सकती है। सैलानियों के लिए विशेष सुविधा के इंतजाम होने चाहिए, उनको खास सहूलियत हो। जो मौजूदा पर्यटन स्थल है उसके आसपास टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाए, इससे लोकल लेवल पर रोजगार मिलेगा और विदेशी मुद्रा भी इसी के जरिए भारत में आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है जिसको लेकर यकीनन सरकार आने वाले वक्त में कदम बढ़ाएगी। तो टैरिफ वॉर के कारण दुनिया की प्राथमिकताएं धीरे धीरे बदल रही हैं। फिलहाल इसका असर जो है वो टकराव की तरफ दिख रहा है, लेकिन लंबे समय में इसके अच्छे नतीजे भी सामने आ सकते हैं। भारत के लिए आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए ये बड़ा मौका है, ऐसा उद्योगपति देख रहे हैं। और यकीनन हर आपदा में एक अवसर तो होता ही है, जैसा भारत ने अमेरिका के खिलाफ पहले भी वक्त वक्त पर साबित किया है। एक और मौका है शायद भारत को खुद को साबित करने का।